आज की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये डिस्कस करूंगा। इसकी सोल्यूशन पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करवा दी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स हमने आपको शेयर कर रखे हैं, सारी रिसोर्सेज हमने आपको शेयर कर रखी हैं। तो शुरू करते हैं आज। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की सीरीज चल रही है, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 2025 का मैंने पीवाई की डिस्कशन स्टार्ट किया था। 2 क्वेश्चंस मैंने वहां पे कवर कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपके 7 पार्ट्स थे वो मैंने कवर किया था, एंड क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके 2 पार्ट्स थे वो हम लोगों ने बातें कर ली थी। आज की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये डिस्कस करूंगा। अच्छा, जो इसकी सोल्यूशन पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करवा दी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स हमने आपको शेयर कर रखे हैं, सारी रिसोर्सेज हमने आपको शेयर कर रखी है। तो शुरू करते हैं आज हम लोग अपनी क्लास का डिस्कशन। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और बढ़िया बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो जनरली अब हम लोग यहाँ पे अपना पेपर ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज माय आवर जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 और ये 2025 का पेपर है। इट इज ऑफ 2025, ठीक है। ये बातें हम लोग अपनी लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं, कर लिया है हमने डिस्कशन। ओके, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं दोस्तों। अगर आपकी ये पहली वीडियो है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन भी है, प्लेलिस्ट का लिंक भी शेयर है, ठीक है। तो वो आप प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहां से देखेंगे, तो प्लीज एक बार आप ध्यान से क्वेश्चन को रीड करिएगा मेरे साथ में। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है दैट इज रिलेटेड टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन थ्योरी, ठीक है। जो हमारी प्रोडक्शन थ्योरी में कॉस्ट थ्योरी होती है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आपको पता है कि जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे हम लोगों को पता है, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लो ये हमारा ये एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो गया, ठीक है। मतलब एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होता है। तो एक ये जो पॉइंट होता है दैट्स द एफिशिएंट पॉइंट, ठीक है। मतलब एवरेज कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम है। तो एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम हो और उसी मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट उसको कट करता हुआ जाता है, तो दैट इज आवर द एफिशिएंट पॉइंट इन द शॉर्ट रन। तो ये मान लीजिए ये एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का पीरियड 1, ऐसी पीरियड 2 की होगी, ऐसी पीरियड 3 होगी। और तो मान लीजिए अगर एनएच पीरियड्स हैं तो सारे पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट 1 है, ऐसे एक पॉइंट और आएगा ये, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल ये पॉइंट 2 है एंड सो ऑन। मान लीजिए एनएच पॉइंट से जब आप उन एनएच पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे देन यू विल गेट द यू शेप्ड, और ये फ्लैटर यू शेप्ड, मतलब स्प्रेडेड फॉर्म में फैला हुआ यू शेप्ड होगा। ध्यान रखना, ये जो यू शेप्ड होता है इसको आप एनवलप शेप भी कहते हो। एनवलप शेप का मतलब होता है ऐसी शेप होना। क्लियर है मेरी बात आपको? ऐसी शेप होना। तो इनका क्वेश्चन यही है कि हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व फ्रॉम द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। तो एक पार्ट आपको ये क्वेश्चन पूछा है तो आप ये एक्सप्लेन करोगे थ्योरेटिकली। पहले थ्योरेटिकली एक्सप्लेन व्हाई एन एवरेज कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड अंडर वेरिएबल रिटर्न्स टू स्केल। देखो यहां पे इन्होंने टर्म यूज करा है वेरिएबल। आपको वेरिएबल का मीनिंग समझ में आता है, जो रिटर्न्स टू स्केल आरटीएस चेंज हो रहा है। कितने प्रकार के रिटर्न्स टू स्केल होते हैं हमारे पास? वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। वन इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसको आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी कहते हो। अनदर इज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, जिसको आप कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी बोलते हो। थर्ड वन इज द डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, जिसे आप डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हो, ठीक है। तो ये 3 पोर्शंस हैं, तो ये आपको यहां पे एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन की जो वेटेज है दैट इज 8 मार्क्स। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैं अब आपको थोड़ी सी फ्रेमवर्क समझा देता हूं। जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का था उसके लिए आपने मिनिमम 1, हम लोग मिनिमम पेज के हिसाब से बात कर रहे हैं, मिनिमम 1 पेज आपने कवर किया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने इससे पहले डिस्कस किए जो 10 मार्क्स का भी था, उसके अंदर हमने 3 पेज रखे,
कंफर्म रखे 3 पेज, ठीक है। अब ये 8 नंबर का है, तो ध्यान रखना 5 नंबर वाले में 1 पेज इज कंपलसरी, मिनिमम 1 पेज, और 8 मार्क्स वाले में कंपलसरी 2 पेजेस होना जरूरी, मिनिमम 2 to 2.5। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मिनिमम 3 पेज, 2.5 पेज टू 3 पेज ये होने चाहिए। 6 मार्क्स के क्वेश्चन में 1.5 पेज मिनिमम होना चाहिए। तो ये पेजेस वाला कंसेप्ट आप अपने माइंड में रखना। और दोस्तों कंटेंट, जब मैं कह रहा हूं पेजेस मींस कंटेंट को आपको इतना फॉर्मल कन्वर्ट करना है कि वो उतने पेज में आ जाए और आपकी सारी बातें कवर हो जाए, ठीक है। तो ये सॉल्व करते इसमें 2 क्वेश्चन कनेक्टेड है। मैंने ये सॉल्व करा है आप लोगों के लिए, ठीक है। वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि मैंने इसको किस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। पहले तो चीजें क्लियर कर ली, आपको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन दोनों को एक्सप्लेन करना है। किसी भी क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन, वट एवर द टॉपिक इज डिस्कस इन द क्वेश्चन, फर्स्ट यू राइट द इंट्रो पार्ट। सेकेंड पार्ट इज द बॉडी वाला पोर्शन, ठीक है। थर्ड वन इज द कंक्लूजन। सो दीज आर द 3 पोर्शन दैट यू नीड टू राइट, ठीक है। सो फर्स्ट यू एक्सप्लेन द लॉन्ग रन। देखिए लॉन्ग रन का कंसेप्ट क्या होता है, व्हेन एवर यू टॉक अबाउट द लॉन्ग रन, दैट ऑल द inputs are in the variable form. In the short run, sometimes some variables may constant, जैसे capital constant होती है short run में, but in the long run all the inputs are variable, ठीक है। irrespective के वो कोई बहुत बड़ी मशीन ना हो, मतलब बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल्स कंपनीज भी तो वो बहुत सालों तक एक ही मशीन यूज कर रही है, तो इसका मतलब उनका लॉन्ग रन नहीं आया, ठीक है। सो होता क्या है कि फर्म कैन वेरी द साइज ऑफ द प्लांट। ये कंसेप्ट होता है, जितने भी फैक्टर से प्रोडक्शन होते हैं दे आर वेरिएबल। वेरिएबल मतलब दैट चेंज ओवर टाइम, ठीक है। चेंज ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ वो सब कुछ चेंज होते रहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, समझ में आ रही है। ऑल्सो द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अब इसकी खास बात क्या होती है कि ये हमेशा डिराइव जो होता है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से डिराइव होता है। अगर आप 10 years ऑफ लाइफ स्पेन की बात कर रहे हो तो यू ऑब्वियसली यू बेसिकली स्पेंड अ ईयर वाइज ईयर ऑन द बिजनेस, ठीक है। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, तब जाके आपका ईयर 10 आया होगा, क्लियर। तो दैट द मेन पॉइंट। अब कंसेप्ट ये है कि फर्स्ट यू राइट टू कंस्ट्रक्शन। उन्होंने एक वर्ड यूज करा है, इफ यू चेक द वर्ड तो वो आपको मेंशन करना होगा, प्लीज अंडरस्टैंड द मीनिंग। उन्होंने आपसे ये नहीं बोला कि डायग्राम बना एक्सप्लेन करो छोड़ दो, उन्होंने बोला कंस्ट्रक्ट, हाउ यू डू यू कंस्ट्रक्ट। तो कंस्ट्रक्शन तो समझानी पड़ेगी ना आपको। कोई मैं पूछूंगा आपने अपना आंसर, एक होता है आंसर क्या लिखा है, एक होता है आंसर कैसे लिखा है, हाउ डू यू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो वही एक पैटर्न आप लोग अपने माइंड में रखिएगा, दैट इज द क्वेश्चन, ओके। तो आपको यहां पे जनरली 5 पॉइंट लिखने। सबसे पहला पॉइंट होगा कि देखो हमारा जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो शॉर्ट रन से कैसे डिराइव हो रहा है। देखो हर पीरियड की जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व होती है वो उस प्रोडक्शन फर्म के जो प्लांट गिवन होता है उसके डेरिवेशन को डिराइव करती है, ठीक है। और ध्यान रखना क्योंकि शॉर्ट रन है तो कुछ फैक्टर्स यहां पे फिक्स्ड होंगे, दैट द नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, जब आप लॉन्ग रन में होती है तो लॉन्ग रन में कोई भी फर्म अपने सूटेबल प्लांट्स को चूज करते हैं सो दैट दे कैन अचीव द एफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हर प्रोडक्शन लेवल पे एवरी लेवल ऑफ आउटपुट फर्म सिलेक्ट दैट प्लांट विच ऑफर द मिनिमम पॉसिबल एवरेज कॉस्ट। बिकॉज जब आप ये कहते हो ना मेरे से कि सर देखो ऐसा था, ये पॉइंट आ गया, तो दैट द एफिशिएंट पॉइंट इन द शॉर्ट रन, गॉट इट। ऐसी एक और प्लांट में एफिशिएंट, मान लीजिए आपके पास 5 प्लांट्स हैं, तो व्हाट यू थिंक कि आप पांचों प्लांट से प्रोडक्शन करोगे? नहीं, आप उन पांचों प्लांट में से बेस्ट प्लांट 2 या 3 या 1 या 2 चूज करोगे, उनसे प्रोडक्शन करोगे। यही वो चीज यहां पे बोल रहे हैं, ठीक है। फॉर एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन सिलेक्ट द प्लांट विच ऑफर द मिनिमम पॉसिबल एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज देयरफॉर द एनवलप, दिस इज द मेन पॉइंट, एनवलप कर्व ऑफ द फैमिली ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखो मैं डायग्राम अभी आपको दिखाता हूं, देखिए आप पहले डायग्राम को देख लीजिए। इसी फॉर्मेट पे बनाना है, इसी फॉर्मेट पे लिखना है,
ठीक है, अब ये क्या है, आप देखिए ये आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, और जहां पे मिनिमम है वहां पे शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बना होगा। फिर ये अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व है, जहां पे मिनिमम है यहां से आपका शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट बना होगा। ऐसे करते करते पॉइंट्स आ गए, तो ये वाला पॉइंट हो गया पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4, ये पॉइंट 5 एंड सो ऑन। तो व्हाट डू यू थिंक दैट एट पर्टिकुलर लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन, जब आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व डिक्रीज हो रही है, ये वाला जो रीजन है, दैट इज नोन एज द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या नाम दोगे आप लोग इसे? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बिकॉज दिस इज द कॉस्ट, एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी ओवर टाइम योर एवरेज कॉस्ट डिक्रीज, so that is known as economies of scale। क्लियर है? दैट इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इसी को ही आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल भी कहते हो। यही तो कंसेप्ट है, यू आर बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग दैट लेवल ऑफ इनपुट विच गिव्स यू द हायर लेवल ऑफ आउटपुट ना। अब जैसे मैं हूं, आई एम जनरली, मैंने पढ़ाना शुरू करा 11-12 से, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, फिर ग्रेजुएशन शुरू करा, इकोनॉमिक्स ऑनर्स फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर मास्टर्स एंट्रेंस शुरू करा, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ाना शुरू करा, उसके बाद मैं यूपीएससी शुरू करा, जीएस प्रीलिम्स मेंस के लिए, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ाया, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज हम लोग जो है पढ़ा रहे हैं, आरबी ग्रेड बी की अलग अलग क्लासेस चलती है। तो सोचो मैं कितना यूजफुल हूं इंस्टीट्यूट के लिए ना। आई कैन हैंडल ऑल दी कोर्सेज, बट नॉट एट द सेम टाइम। टाइम के साथ साथ फिर मेरी क्लासेस उसी तरीके से शेड्यूल्ड होती हैं, प्लान्ड होती हैं, शेड्यूल्ड होती हैं। गॉट इट? है ना? तो दैट मीन्स व्हाट, कि मतलब मैं अकेला ही जैसे टीचर हूं, तो मैंने मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ाता जा रहा हूं, अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाता जा रहा हूं। आई एम नॉट चार्जिंग एक्स्ट्रा अमाउंट, मतलब मैं आपसे कभी ज्यादा पैसे नहीं मांगता, क्योंकि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दे दो। आप नहीं दोगे ज्यादा पैसे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। सो एवरेज कॉस्ट कम होगी, इसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं, और इसको इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, दैट मैं इंस्टीट्यूट के लिए यूजफुल हूं। इफ आई लेफ्ट द इंस्टीट्यूट, नॉट श्योर क्योंकि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इफ आई लेफ्ट इट तो बहुत सारे कोर्सेज खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा सच मत मान लेना आप लोग। अच्छा, एक पॉइंट ये आ गया, मतलब एक पॉइंट पे जहां पे कांस्टेंट होते तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। मतलब आपकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है दोस्तों, लेकिन एवरेज कॉस्ट रिमेन सेम, तो इसे हम कांस्टेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलेंगे, दैट इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। क्लियर है? उसके अच्छा गाइस, ये सारी चीजें थ्योरेटिकली लिखी हुई भी हैं, एंड आफ्टर दैट दियर पोर्शन, नाउ यू इफ यू इंक्रीज द क्वांटिटी देन योर एवरेज कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज। दिस इज वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी, इसे हम कहते हैं डीआरएस, ऑल्सो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसे हम कहते हैं डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। गॉट इट? समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? सो दिस इज द डायग्राम, मैंने जस्ट आपको समझाया, इतना आपको वहां नहीं बताना ये सब चीजें, ये तो आपने बना दिया, ठीक है। अब जितनी बातें मैंने आपको वहां समझाई है, जस्ट ट्राई राइट ऑल दीज थिंग्स इन अ लेसर वर्ड, ठीक है, टू द पॉइंट दैट LRAC कर्व इज द स्मूथ एनवलप टचिंग, ये वर्ड यूज करना है, एनवलप, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टचिंग ईच SRAC कर्व एट इट्स मिनिमम पॉइंट, एंड द फर्म विल प्रोड्यूस एट द लोवेस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट प्लांट साइज एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। क्लियर? दैट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आई दोस्तों? बढ़िया तरीके से, बिंदास तरीके से। अब एक पार्ट ये हो गया, मतलब अगर आप क्वेश्चन का ये पार्ट देखो, दिस वन, तो यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन कवर हो गया, तो हमने एक पेज में कवर किया 8 मार्क्स का, तो 4 मार्क्स इसमें कवर हो गए, 3 to 4 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स। गॉट इट?
अब ये वाला पोर्शन एक्सप्लेन वाई इट इज यू शेप्ड, ठीक है। अब ये आप एक्सप्लेन करोगे। आर यू नोटिसिंग समथिंग दैट मैं बिल्कुल स्पून फीडिंग टाइप आपको डिस्कस कर रहा हूँ चीजें, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आती बात वाई इज एल आर ए सी यू शेप अंडर वेरिएबल रिटर्न टू स्केल। देखो जब मैंने ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, जब आप कहते हो वेरिएबल रिटर्न टू स्केल तो तीन रिटर्न टू स्केल होते हैं। एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है कांस्टेंट, और एक होता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग वाला डिसइकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है। कांस्टेंट वाला वो एक पॉइंट होता है जहां पे चीजें चेंज नहीं होती। और इंक्रीजिंग वाला इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है। इकोनॉमिक स्केल में एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी एवरेज कॉस्ट विल डिक्रीज। डिसइकोनॉमिक स्केल में एज यू इंक्रीज द क्वांटिटी एवरेज कॉस्ट विल इंक्रीज। एंड ये वाला सेकेंड वाला पार्ट में कांस्टेंट वाले में द कॉस्ट रिमेन सेम। नाउ क्योंकि पूरा 5 नंबर का आपको या 4 नंबर का एक ही पेज पर कवर करना है, सो यू नीड टू राइट अ फ्यू वर्ड्स इन ईच पार्ट, क्योंकि इसके यू शेप का रीजन यही है। दैट द रीजन ऑफ द यू शेप, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब हमको लोग कहते हैं रिटर्न टू स्केल, जब हम लोग अपने लो लेवल्स पर होते हैं तो कोई भी फर्म होती है, फर्म कैन एक्सपेंड इट्स स्केल ऑफ ऑपरेशन, एवरेज कॉस्ट फॉल्स, ठीक है। मतलब जो हमारे लेबर होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है, जैसे आई एम जनरली स्पेशलाइज्ड इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। बट आफ्टर सम टाइम देयर इज अ पॉसिबिलिटी के मतलब ऐसे ही होता है। चलो किसी और टीचर की बात करो कि थोड़ी सी एफिशिएंसी में कमी है, और एफिशिएंसी में कमी का मतलब ये हो जाता है जब बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे बर्डन, पढ़ाना भी है, मैनेजमेंट भी करना है, इंस्टीट्यूट को भी देखना है, स्टाफ को भी देखना है, सब चीजें, तो वो बात तो वो स्पेशलाइजेशन थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ाने में ज्यादा टाइम बिताना चाहता हूँ अपना, बिकॉज आई 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 लाइक टीचिंग, ठीक है। एंड नो डाउट मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट टीचिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट। Technical economies arise from large scale production. Managerial efficiency improves, better utilization of plant and equipment, so that average cost decreases with increase in the output. ठीक है, अगर आउटपुट बढ़ा रहे हो, एवरेज कॉस्ट आपकी डिक्रीज करेगी। क्लियर है गाइज आप लोगों को मेरी बात? ऐसे ही कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इज द इंटरमीडिएट लेवल, जहां पे फर्म जो होती है सीआरएस को एंजॉय करती है। मतलब कंसेप्ट ये होता है कि इफ यू इंक्रीज योर इनपुट, इफ यू डबलिंग योर इनपुट, योर आउटपुट विल इंक्रीज एट द सेम प्रपोर्शन, ठीक है। जनरली जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं छोटा सा सीआरएस के लिए, जैसे मान लीजिए कोई ई रिक्शा वाला है, हम लोग मेट्रो से बाहर निकलते हैं, ई रिक्शा वाला होता है, ठीक है, हम उसके ई रिक्शा में बैठते हैं और जाते हैं, ठीक है। कभी कभी हमने देखा होगा कुछ पुराने ई रिक्शा होते हैं, कभी कभी नए ई रिक्शा होते हैं, ठीक है। सारे ही उन सब में ऑन एन एवरेज 4 से 5 जो है सवारी होती है, 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने एक और ई रिक्शा खरीदा, एक इनपुट ऐड किया, तो अब कितने सवारी को वो ट्रैवल करा पाएगा? वही 4 से 5 जो, मतलब किसी का अगर 5 साल पुराना ई रिक्शा और किसी ने आज लिया है, तो दोनों ही लोग 5-5 सवारी ही बिठा सकते हैं उसमें, 4 या 5 सवारी। कुछ चेंज तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका ई रिक्शा नया तो इस पर 10 सवारी बैठ जाएंगी। ऐसा नहीं होता ना, समझ में आ रही है मेरी बात आपको? ये टूरिज्म में होता है, ठीक है। प्लेन है, प्लेन कभी ऐसा तो होता है कि खाली कोई सीट बची और ऐसी उड़ गया, ऐसा भी नहीं होता ना। तो ये टूरिज्म में एग्जांपल होता है बेस्ट। दिस इकोनॉमिक स्केल इज व्हाट के आफ्टर सम टाइम कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं अपने स्टाफ को बोल रहा हूँ कि भाई मेरी क्लास है आज, मेरे को ऐसे पीपीटीज वगैरह तैयार करके दो, वो किसी और चीज में बिजी है तो मेरी क्लास कैंसिल हो गई। तो ये प्रॉब्लम्स होती है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। मैनेजरियल जहां पहले एफिशिएंसी तब इन एफिशिएंसी है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ी डिफिकल्टीज होती हैं, डिलेज होते हैं, कंट्रोल सुपरविजन में डिफिकल्टीज होती हैं, और कभी कभी रिसोर्सेज इतनी आ जाती हैं, ठीक है, वेस्टेज फील होती है, ठीक है। तो दैट द रीजन बिहाइंड। तो दिस इज योर आंसर। तो आपने इंट्रो कर दिया, बॉडी कर दिया, अब आपको कंप्लीट क्या करना है? कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको 2 से 3 लाइन में लिखना होता है, ठीक है। सो you can write your conclusion into 2 to 3 lines, that due to economies of scale at low output and diseconomies of scale at high output with constant returns in between, the long run average cost curve is U-shaped. So this is the main point. ठीक है। Here we basically cover क्वेश्चन नंबर 3 का A पार्ट।
ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं। प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली। कहते हैं डिराइव, इसको हटा दूं पहले मैं। ठीक है, कहते हैं डिराइव द नेसेसरी and sufficient condition for firm's equilibrium in producing a good by using two inputs at a given cost। समझे बात को। इन्होंने बोला है कि कोई भी फर्म है, दो इनपुट को यूज करती है। मान लीजिए वो क्यू प्रोड्यूस कर रही है, तो वो जो फंक्शन होगा वो लेबर एंड कैपिटल का फंक्शन होगा, है ना। दैट द जो क्यू है वो लेबर एंड कैपिटल का फंक्शन होगा। अब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए लेटर सपोज आपने इसको पूरा सॉल्व किया, एक उनकी टोटल कॉस्ट होती है जिसको आप आइसो कॉस्ट कहते हो, डब्ल्यू एल प्लस का आर के। अब वो कह रहे हैं कि बाय यूजिंग टू इनपुट्स यू आर प्रोड्यूसिंग अ गुड, तो यू आर प्रोड्यूसिंग बेसिक दैट गुड। अब मान लीजिए आपने प्रोड्यूस कर लिया, ऑब्वियस बात है इनपुट्स फाइंड आउट करे होंगे आपने, है ना। ये मैं स्टार से लगा रहा हूं, मान लीजिए सब चीज फाइंड आउट हो गई, क्यू स्टार आ गया। अब वो कहते हैं कि एक तो ग्राफ बनाओ इसका। ग्राफ तो इजी है, स्टैंडर्ड लेवल पे जो ग्राफ होता है वो ये होता है दैट द आइसो कॉस्ट, ये हो गया आइसो क्वांट, ऐसे तो होता है। ये तो बनाओगे तो कोई इजी चीज है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों। ये आइसो कॉस्ट लाइन और ये आइसो क्वांट, ओके विद इट। एंड आफ्टर दैट वो कहते हैं इसकी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं, सफिशिएंट कंडीशन को हम लोग सेकंड ऑर्डर कंडीशन बोलते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दी सेकंड डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो ये एक चीज आप रखना। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन लोग। मैं आपको पहले समझा देता हूं कि कैसे करना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू मी, इफ पॉसिबल फॉर यू, प्लीज राइट योर आंसर एज मिनिमम 2 to 2.5 पेजेस, कम से कम 2 से 2.5 पेजेस में आप अपना आंसर लिखें। 3 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10 मार्क्स का है। आगे चल के और मार्क्स बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से देखेंगे, बट हाँ डिसेंट लेवल पे 2 से 2.5 पेज होने चाहिए। जैसे 8 नंबर के क्वेश्चन में आपने 2 पेज भरे थे ना, ऐसे 2.5 पेज यहाँ बनने चाहिए ना। उसी पॉइंट में बात कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, पहले इंट्रो करना है। इंट्रो किस चीज का करना है कि हाउ द फर्म मैक्सिमाइज, हाउ द फर्म विल डिसाइड दैट हाउ मच to produce by using the inputs and what are the what are the technique they use। obviously बात है they use the Lagrange multiplier, उसको यूज करना है। जब आप कहते हो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, उसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप लोग नेसेसरी कंडीशन के नाम से जानते हो, दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0, इट्स अ नेसेसरी कंडीशन। सेकेंडरी जो होती है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, जिसको आप सफिशिएंट कंडीशन कहते हो, उसमें सेकेंड डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर वैल्यू पे जिस पे हम इनपुट्स निकाले हैं, वैल्यू निकाली, उस पर नेगेटिव आंसर आना चाहिए उसका। अगर वो नेगेटिव होता है दैट योर आउटपुट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग रेट, सो दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, और कैन से दैट ये आपका इकोनॉमिकल रीजन होता है, अगर आपने प्रोडक्शन में कभी पढ़ा होगा। मैं आपको एक बार आंसर दिखा देता हूं दैट हाउ बेसिकली आई राइट द आंसर एंड हाउ यू कैन राइट द आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर दिस, आप एक बार इसको रीड करोगे मेरे साथ में। पहले तो आपको, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो पहले आपको इंट्रो तो करना पड़ेगा। दैट द रीजन बिहाइंड जिससे कि आपके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। कहते हैं अ फर्म यूजेस टू इनपुट्स लेबर एल एंड कैपिटल के टू प्रोड्यूस अ गुड एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज output for a given cost or equivalently to choose the least cost combination of inputs to produce a given level of output. Producer equilibrium occurs when the firm operates at the combination of inputs where the highest attainable isoquant is tangent to a given isocost line. So actually there are two discussions. Number one discussion, आप अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, दूसरा आप अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज भी कर सकते हो।
So there are two things. वो पॉइंट नहीं है कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है. एंड ऑफ द डे वेन एवर यू से कि सर हमारा ये डायग्राम है, ये आइसो क्वांट है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ये आइसो काउंट या आइसो कॉस्ट, आंसर हमेशा यही रहना है, चाहे आप अपना आउटपुट मैक्सिमाइज कर रहे हो या कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे हो. ठीक है, तो यहां पे जनरल स्टेटमेंट आपने दी ना. अब वो कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम किसी भी प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है किसी भी प्रोड्यूसर की, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ एनी प्रोड्यूसर, नॉट द ओनली वन प्रॉब्लम, how to maximize the output at a given cost, number one thing, or how to minimize the cost at a given output. So these are the two problems for any producer. ठीक है, so there are the two problems for any producer. So first we know that we have the production function Q is equal to F is a function of labor and capital. ठीक है, and Q is the output, L is the labor, K is the capital, and so on. Now we know that we have the cost function जिसको आप नाम देते हो आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट इक्वेशन. आइसो कॉस्ट इक्वेशन बताता है दैट हाउ मच यू लेबर हायर्ड एट व्हाट prices, that the wage W, and how much the capital you hire at what and what the cost, that the rent, and this is the total cost. Okay with it? So first you are explaining the meaning के what is the C, what is the R, what is the W, ये आपने explain करा. और एक स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे मान लीजिए मैंने बोला, देखिए गाइज मैं ना आंसर तो दे ही रहा हूं आप लोगों को, बट मैं आपको समझाता भी चल रहा हूं. ठीक है, कि आप मतलब आप अच्छा आंसर तब लिख पाओगे जब आपको खुद को पता होगा कि आप क्या लिख रहे हो. इफ यू डोंट नो what आर यू राइटिंग, देन हाउ कैन इज इट बेसिकली हाउ इज इट पॉसिबल कि उसको समझ में आ जाएगा जिसके लिए आप लिख रहे हो. एग्जामिनर कैसे समझ जाएगा आपकी बातें. ठीक है, नहीं समझ पाएगा ना. ठीक है, और मेरी इंग्लिश पे ध्यान मत देना. सोच रहे हो सर आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट आई एम जनरली ट्राइंग टू स्पीक टू टॉक इन इंग्लिश एंड विद इंग्लिश, क्योंकि बिकॉज सम स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स आर नॉट हाईली हिंदी बैकग्राउंड, और ठीक है, एंड ऑल्सो दे आर नॉट फ्रॉम द हाईली इंग्लिश बैकग्राउंड. तो मैं थोड़ा मिक्स करके डिस्कस कर रहा हूँ. ठीक है, अप्रिशिएट कर सकते हो. और एप्रिसिएशन का एक ही तरीका होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, फीडबैक दे दो कुछ. ठीक है, तो ये मैंने बनाया, तो दैट इज आइसो कॉस्ट लाइन ऐसा बनेगा. यहाँ पे हमने लेबर रखा, यहाँ पे हमने कैपिटल रखा. ठीक है, यहाँ पे हमने लेबर रखा, यहाँ हमने कैपिटल रखा, तो ये आइसो कॉस्ट लाइन कुछ इसी तरीके से यहाँ पे बनेगा. अब पहला पॉइंट था. अब दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे आइसो कॉस्ट एंड आइसो क्वांट डायग्राम आगे बनेगा, बट उसकी फ्रेमवर्क हम पहले बता रहे हैं. देयर आर टू थिंग्स, वन इज द आइसो क्वांट. व्हाट इज द आइसो क्वांट? आइसो क्वांट इज दिस. आइसो क्वांट गिव्स द same level of output at a different combination of inputs. ठीक है, this is the capital, this is the labor. At the different level of combination of inputs, it will give the same level of output. Okay with it? And also represent the all combination of labor and capital that produce the same level of output. Number one thing. An isocon line represent all combinations of labor and capital that involve the same total cost. मतलब वाला concept. ठीक है. Now what is the producer equilibrium? Producer equilibrium is what, where the both the diagrams tangent, जैसे कि मैंने ये बनाया और ये हो गए आइसो कॉस्ट लाइन, जहां पे ये टेंजेंट होंगे, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट. अब हम सीखेंगे कैसे इक्विलिब्रियम होता है. यहां तक क्लियर है? यू आर बेसिकली कंस्ट्रक्ट दिस थिंग. अब इसको मैथमेटिकली कैसे, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छा लिखना है इसका आंसर. अब मैथमेटिकली हमेशा ध्यान रखना, इफ यू एज्यूम दैट योर प्रोडक्शन फंक्शन इज स्टिकली कॉन्वेक्स और the convex production function, you can use the Lagrange multiplier. You know ना what is the Lagrange multiplier? तो वही मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से यहाँ पे. तो इसके लिए मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन में यू आर टॉकिंग अबाउट दैट
Q इज इक्वल्स टू द एफ ऑफ एल एन के। हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वी एज्यूम दैट इट इज अ कॉन्वेक्स प्रोडक्शन फंक्शन। वी एज्यूम दैट इट्स अ कॉन्वेक्स प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, इट इज अ कॉन्वेक्स प्रोडक्शन फंक्शन एंड दिस इज द आइसो कॉस्ट यूजिंग द मेथड ऑफ लेग्रांज मल्टीप्लाई। आपने लेग्रांज लगा, लेग्रांज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट जैसे ही होता है, लेग्रांज इज इक्वल टू योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस लैम्डा योर सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो लेग्रांज का फॉर्मूला होता है योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्लस योर सब्जेक्टिव फंक्शन। नाउ वी एज्यूम दैट वी आर मैक्सिमाइजिंग द आउटपुट, दैट इज आवर अजम्पशन ओनली। हमें क्योंकि आंसर, हमें जनरलाइज्ड आंसर चाहिए, ऐसे नहीं कि हमारा आंसर वेरी कर जाएगा, आंसर रिमेन सेम। ठीक है, सो हमने आउटपुट रखा क्योंकि हमें ये मैक्सिमाइज करना है और ये हमें गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में फर्स्ट वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, ये वैल्यू आई। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में कर चुका हूं। नेक्स्ट यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट द कैपिटल, एमपी की आया। अब इसको आप लैम्डा के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये इक्वेशन निकल गया, दोनों को इक्वेट करके एंड यू विल गेट योर आंसर। फर्स्ट यू एज्यूम दैट, देखो एक बात ध्यान रखना, जो हमारा जैसे हमने सॉल्व वगैरह करा तो ये आया आपका जो एमपी एल अपॉन में एमपी की होता है, आप उसे एमआरटीएस बोलते हो। एक्चुअली एमआरटी इज द ट्रेड ऑफ। ठीक है, एमआरटीएस दोस्तों क्या है? इट्स अ ट्रेड ऑफ, और यू कैन से दैट ये ट्रेड ऑफ के साथ साथ स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट भी होता है। ठीक है, इट इज बेसिकली द स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट, इट्स अ स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट। गॉट इट? समझ में आई मेरी बात आप लोगों को बढ़िया तरीके से? तो दिस इज एमआरटीएस एंड इट इज डब्ल्यू बाय आर। अब देखो, कंसर्न ये है कि जब आपने यहां तक सॉल्व किया, जैसे आपने ये सॉल्व किया, ये आपने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, इट्स बेसिकली ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी को ही आप कहते हो, जो आपने इक्वेशन 5 निकाली है ये वाली, इसे आप टेंजेंसी इक्वेशन कहते हो, दैट इज नोन एज द टेंजेंसी इक्वेशन, दैट इज नोन एज दी टेंजेंसी इक्वेशन। याद रहेंगे मेरी बातें आपको? ये आपकी टेंजेंसी इक्वेशन हो गई। इसी को ही आप कहते हो नेसेसरी कंडीशन। क्लियर रहेगा? अब पता है क्या, क्योंकि 10 मार्क्स का है एंड आपको एज मिनिमम मतलब 2.5 पेज टू 3 पेजेस लिखने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आप इंटरप्रेट भी करोगे ना। तो अब आप ये एमआरटीएस इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई आर को जो है एक्सप्लेन कर दो, इंटरप्रेट कर दो। ये कुछ नहीं है, इट इज मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन विच इज इक्वल्स टू द डब्ल्यू बाई आर। ये बताता है कि दिस इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ पॉइंट, इफ यू डेविएट फ्रॉम हेयर देन यू विल गेट द इनएफिशिएंट लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब डायग्रामेटिकली अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये तो ये जो पॉइंट है, ये जो आया है, ये के स्टार है और ये एल स्टार है। तो ये जो पॉइंट निकल के आया है, ये इस पॉइंट पे आया। दिस इज एमआरटीएस इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय आर। ठीक है, इट इज एमआरटीएस एंड डब्ल्यू बाय आर। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, एमआरटीएस एंड डब्ल्यू बाय आर, ये इतना ठीक है। ठीक है, बाकी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये भी समझाना पड़ेगा कि अगर ये ज्यादा हो गया, देखिए अगर मान लीजिए एमआरटीएस डब्ल्यू बाय आर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि दैट ये रेशियो कम है। कोई भी रेशियो कम होता है, इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। तो जो कैपिटल है वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, और जो एमआरटीएस का फॉर्मूला होता है वो एमपीएल अपॉन में एमपीके है। एमपीएल क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अगर वो ज्यादा है, इसका मतलब लेबर, मान लीजिए ये रेशियो ज्यादा हो रहा है, ये रेशियो ज्यादा है, इसका मतलब एमपीएल ज्यादा रहा होगा। इसका मतलब लेबर इज बेटर फॉर द फर्म, लेबर गिव्स द मोर आउटपुट एज कंपेयर टू द कैपिटल। सो इट मीन्स व्हाट, कि द फर्म इज सब्स्टिट्यूटिंग लेबर फॉर कैपिटल टू रैपिडली, मतलब लेबर को ज्यादा
हायर करेगी एज कंपेयर कैपिटल, एंड दैट विल इंक्रीज द आउटपुट बाय यूजिंग द मोर कैपिटल एंड लेस लेबर। तो एक एक चीज कंसेप्ट रखना। देखिए एक बात मुझे समझना, इफ द एमपीएल इंक्रीजेस इट, इसका मतलब ये हो जाता है कि लेबर इज मोर प्रोडक्टिव। अब जैसे कि मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मेरे अगर हमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करूंगा। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अब जैसे अब सब चीज अच्छी चल रही है, मुझे एक कैमरा और चाहिए अच्छा वाला, 4-4.5 लाख रुपए का कैमरा है। हम ये तो नहीं कह रहे कि टीचर बदलेंगे, हम कह रहे हैं कैमरा लेकर आएंगे। क्यों? कैपिटल, क्योंकि लेबर इज प्रोडक्टिव। आई एम जनरली हैंडलिंग लॉट ऑफ कोर्सेज, लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, राइट। बट अब मुझे जो इंक्रीमेंट चाहिए वो कैमरा का चाहिए, कैपिटल का चाहिए। तो ये कंसर्न है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, ठीक है, तो याद रखना आप। ये थी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। अब आइए आपके यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, दैट द सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। इसको आप कहते हो सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन इज व्हाट, कि जैसे आपने एमआरटीएस निकाला था, एमआरटीएस जो आया था वो एमपीएल अपॉन में एमपी के आया था, ठीक है। दैट वाज द एमआरटीएस, एमपीएल अपॉन में एमपी के। अब आप ये कहते हो कि लेट अस सपोज इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू दैट रेशियो, इफ यू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू द रेशियो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और मल्टीपल मेथड्स होते हैं इसके, ठीक है। ये भी मेथड है। अगर आप इसको कैपिटल टू लेबर रेशियो में डिफरेंशिएट करते हो, एंड इफ यू गेट द नेगेटिव आउटकम, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिमिनिश है, एमआरटी डिमिनिश है, डिमिनिश, डिमिनिश, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दिस इज द सफिशिएंट कंडीशन के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जैसे कोई भी हमने सॉल्व करा तो उसका सेकंड डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव हो, सो दैट योर आउटपुट इज मैक्सिमाइज्ड, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात आपको अच्छे से, बढ़िया से। उसके बाद है डायग्राम। डायग्राम आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं, तो सेम दैट इज द सेम डायग्राम। वी हैव 3 आइसोक्वांट, एंड आउट ऑफ 3 आइसोक्वांट यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दी 1 आइसोकॉस्ट। यहाँ पे टेंजेंट होगा, यू विल गेट द आउटकम। क्लियर है? बना लोगे आप इसको, एंड बेसिक आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ये टेंजेंसी पॉइंट था, ठीक है। एंड फाइनली यू नीड टू राइट द कंक्लूजन। सो कंक्लूजन में थोड़ा ज्यादा इसलिए करा है क्योंकि 3 पेजेस कवर भी करने हैं, ठीक है। तो दैट इज कंक्लूजन में आपको ये बताना है सबसे पहले कि कोई भी फॉर्म फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के बेसिस पे इक्विलिब्रियम में कहां पर आएगी, वो इस पॉइंट पर आएगी जब आप कहते हो द फर्म उसका हाईएस्ट आइसोकॉन्ट जो टेंजेंट हो रहा, हाईएस्ट का मतलब ये नहीं है कि ये वाला आइसोकॉन्ट होगा, नहीं, ये इन तीनों में से ये वो आइसोकॉन्ट है जहां पर टेंजेंसी है। तो एज कंपेयर दिस आइसोकॉन्ट ये वाला हाईएस्ट पर है, ठीक है। एज कंपेयर दिस आइसोकॉन्ट वाला हाईएस्ट पर है। सेकेंड, हम डिमिनिश का मतलब ये हो जाता है कि अगर एमआरटी डिमिनिशिंग है तो जो हमारा आइसोकॉन्ट है वो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। यही प्रूफ करना सफिशिएंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपने एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां पे हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट हो गया, काफी लेंथी क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ये तीनों क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, अराउंड 38-39 मिनट्स हुए हैं, एंड मैं इसके तीनों पार्ट्स को कवर करूंगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग एक बार मेरे साथ में रीड कर लेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने कभी सुना है कि 2 फर्म्स जो होती हैं, कभी कभी 2 फर्म्स वो आपस में मर्ज करती हैं, ठीक है। 2 फर्म्स कभी कभी आपस में मर्ज कर जाती हैं, लेकिन उनका मर्ज करना एक्चुअली रैंडम नहीं होता, बड़ी स्ट्रेटेजीज होती हैं, और उनके मर्जिंग को हम एक नाम देते हैं। मतलब 3 प्रकार से हम कोई भी मर्जिंग को डिवाइड करते हैं। मर्जिंग का मतलब होता है व्हेन 2 फर्म्स मर्ज, मींस दे स्टार्ट टू वर्क टुगेदर, they share their inputs, they share their ideology, they share their strategy, equipment, machinery, everything, हर कुछ वो आपस में शेयर करते हैं अपने इनपुट्स को। ये उनकी मर्जिंग होती है। अब मर्जिंग जनरली 3 प्रकार की होती है। एक होता है हॉरिजॉन्टल मर्जिंग,
एक होता है वर्टिकल मार्जिन और एक होता है कॉन्ग्लोमेरेट मार्जिन, ठीक है, दैट इज दिस कॉन्ग्लोमेरेट मार्जिन। तो आप उसको कैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हो। पहले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि इन तीनों का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले समझ लो, एक्सप्लेन जो करना है। देखिए, हॉरिजॉन्टल मार्जिन का मतलब हो जाता है कि अगर कोई दो फर्म ऐसी हैं जो मर्ज हो रही हैं एंड दे आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री। जैसे दो फर्म्स थी, एक थी आइडिया और एक थी हच। आप शायद आपने नहीं सुना होगा इनका नाम, आइडिया और हच, ठीक है। ये मर्ज हो गई थी। या फिर जैसे दो इंस्टीट्यूट्स होते, जैसे मेरा अपना अलग इंस्टीट्यूट था और जो अब मैं जिनके साथ काम कर रहा हूं उनका अलग इंस्टीट्यूट था। हम लोग सेम लेवल के थे। जैसे आपने देखा सुधीर सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सुधीर सर पढ़ा रहे हैं मैथ स्टैट इकोनॉमेटिक्स, मैं इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन। तो मेरा इंस्टीट्यूट अलग था, मैं इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन अलग पढ़ाता था। सुधीर सर स्टैट्स मैथ्स इकोट्रिक्स अलग पढ़ाते थे। हम दोनों मर्ज हो गए। तो ये दो फर्म का मर्ज होना, दैट इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल मर्जिंग। हॉरिजॉन्टल मर्जिंग का मतलब वी बोथ आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, एंड कोई भी तरह का कंफ्लिक्ट नहीं होगा बिकॉज वी आर बेसिकली इन्वॉल्विंग इन द डिफरेंट सर्विसेज। मतलब मैं कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वो कुछ और सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो कंफ्लिक्टनेस नहीं आ रहा, बट द रिसोर्सेज इक्वली शेयर्ड, तो खर्चा कम हो गया ना, ठीक है। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल वर्किंग। एक होता है वर्टिकल वर्किंग। वर्टिकल वर्किंग, वर्टिकल मर्जिंग का मतलब होता है कि कब जब कभी भी दो फर्म मर्ज होती हैं और वो सेम इंडस्ट्री की होती तो है, लेकिन एक फर्म, मतलब उनका डिफरेंट नेचर होता है, डिफरेंट नेचर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम हैं हम अपना मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग एजेंसीज से काम करवाते थे। जैसे कुछ लोग हम फ्रीलांसिंग करवाते थे कि भैया आप ये हमारे लिए ये काम कर दो, वेबसाइट यूट्यूब वगैरह, हम ये काम करवाते थे। हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री है, उनकी मार्केटिंग वाली इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। अब हमने क्या करा, दो लोग मार्केटिंग से रिलेटेड हमने हायर कर लिए। दो लोग अलग काम करते हैं, तो उनको बोला अब आप हमारे यहाँ पे आके काम करो, हम मर्ज हो रहे हैं। क्या हो गया ये, दे आर नॉट फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड, दे आर फ्रॉम दिस सर्विसेज बैकग्राउंड, दैट द मार्केटिंग बैकग्राउंड, बट मर्ज हो रहे हैं, ठीक है। मर्ज होने का मतलब ये हो जाता है, जैसे मान लीजिए स्टील फर्म है, ऐसे मान लो जैसे स्टील फर्म है और ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल्स में व्हीकल्स बनाने में स्टील का यूज होता है। अब अगर स्टील फर्म ऑटोमोबाइल फर्म के साथ मर्ज हो रही है, इसका मतलब वो मिलके काम कर रहे हैं सो दैट उनको सप्लाई ऑफ रॉ मेटेरियल की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है मेरी बात। जैसे हमने मार्केटिंग वाले दो लोग हायर कर लिए, इसका मतलब अब हमारी इंस्टेंट मार्केटिंग होगी, जो हम चाहेंगे वो इंस्टेंट होगा। इसे हम कहते हैं वर्टिकल मर्जिंग, ठीक है। एक होता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। इसका मतलब होता है कि जब दो फर्म्स बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री की होती है और मर्ज हो जाती हैं। जैसे हम लोग हैं, अब अगर मैं अपने साथ में फार्माटिकल, ठीक है, फार्मा की फर्म को ऐड कर लूं, मेरी वाइफ है सेरेमिक का काम कर रही है, मैं उनकी फर्म को अपनी एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐड कर लूं, मर्ज कर लूं, और ये बोल दूं कि वी आर ऑल्सो गिविंग द सर्विसेज फॉर दिस सेरेमिक प्रोडक्ट्स, या हम वो प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। सुनने में अजीब लगेगा, बट इस प्रकार की चीजें होती हैं, उसको कॉन्ग्लोमेरेट मर्जिंग बोलते हैं, ठीक है। समझ में आगे तीनों मर्जिंग आपको। अब पॉइंट क्या है कि आपको एक्सप्लेन करना है विद द सुटेबल एग्जांपल। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हॉरिजॉन्टल के लिए, तो मैंने दो टीचर्स का इंस्टीट्यूट्स का मर्जिंग बता दिया। वर्टिकल के लिए स्टील फर्म और ऑटोमोबाइल फर्म वो बता दिया। कॉन्ग्लोमेरेट के लिए एजुकेशन फर्म और सैरेमिक प्रोडक्ट फर्म, दोनों को मर्ज कर दिया, बिल्कुल ही अलग अलग थी वो, ठीक है। डिस्कस वन ऑब्जेक्टिव ब्रीफली इन ईच केस। क्यों हो रहा है मर्ज वो, ऑब्वियसली बात है, एंड ऑफ द डे दे आर ट्राइंग टू गेट मोर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आंसर है। तो गाइस आप शायद देख रहे होंगे कि मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और रह गई है बताने के लिए, वो मैं खुद भी देख लेता हूं। दैट हाँ, ये चीज मुझे देखनी थी। 6 नंबर का है, 5 मार्क्स के पेपर में एक पेज मिनिमम था, 6 मार्क्स के पेज में 1.5 पेज, 1.5 पेज to 2 पेज आपके रहने चाहिए, ठीक है। सो
क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। तो पहले आप क्या करोगे, पहले देखिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और कॉन्ग्लोमेरेट मर्जिंग का। सो दिस इज द बॉडी वाला पार्ट। ये है इंट्रो, ये इंट्रो है। इंट्रो में आप पहले मर्जर का मीनिंग समझाओगे। तो मर्जर इज व्हाट के वेन एवर टू और मोर फर्म बिकम्स इनटू सिंगल फर्म, ठीक है, जब वो कॉम्बिनेशन कर लेती है इनटू सिंगल बिजनेस एंटिटी, वो साथ में काम करते हैं ऑपरेशन सेंस में, एसेट्स मिल जाती है, रिसोर्स मिल जाती है। अब जैसे कैंपा है, कैंपा को रिलायंस ने ले लिया, मुकेश अंबानी ने। अब आप बताओ क्या मुकेश अंबानी को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना हुआ पड़ा होगा कैंपा की ग्रोथ के लिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। उनके पास सब कुछ रेडी था, एवरीथिंग, मार्केटिंग, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ उनके पास रेडी है, एवरीथिंग। उनको बस एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उन्होंने लॉन्च कर दिया और आप देखो विद इन 6 मंथ वो हिट हो गया। समझ में आ रही मेरी बात, टेक्निक? तो मर्जिंग का कंसेप्ट यही होता है कि इज इट इजी फॉर द फर्म, ठीक है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इजी हो जाता है। एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग के जो दो फर्म मर्ज कर रही हैं वो किस प्रकार की हैं। तो देखो जैसे कि मैंने बोला 3 होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमेरेट। समझ में आई मेरी बात? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कॉन्ग्लोमेरेट। अब जैसे कि मैंने आपको ये हॉरिजॉन्टल वाला एक्सप्लेन किया था, वही वही कंसेप्ट है। जब दो फर्म सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हो और सिमिलर प्रोडक्ट्स पे हो। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने किसी और मैथ स्टैटिक के लिए कोई और टीचर के साथ क्यों मर्ज नहीं हुआ? मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन पहले से आ रहे थे, मैं बिल्कुल मर्ज नहीं हुआ उनके साथ। क्यों नहीं हुआ भाई, बताइए? एक रीजन था कि मुझे लग रहा था कि हम लोग सेम स्टेज लेवल पे नहीं है, या उन सर के पास, सुधीर सर के पास क्या इकोनॉमिक्स के टीचर्स की इंक्वायरीज नहीं आई होंगी कि हमें मतलब रिज्यूम वगैरह आए होंगे? आज भी आते हैं। क्यों नहीं मर्ज हुए थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि सेम लेवल ऑफ पे नहीं है। वही है, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे हो। अगर 2000 स्टूडेंट मैं लेकर आ रहा हूं तो 2000 स्टूडेंट सर भी तो लेकर आए थे, तभी तो मिलके 4000 हुए थे। ऐसा थोड़ी कि एक बिल्कुल शुरू कर रहा है और एक बिल्कुल टॉप पर है, वो मर्ज नहीं होते हैं, ठीक है। वो फिर एक्वायर होता है, कंपटीशन थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, सेम इंडस्ट्री का। एग्जाम्पल के तौर पे आपने बता दिया दैट 2 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सच एज Hyundai मोटर्स एंड किया मोटर्स मर्जिंग टुगेदर। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एक ही है कि एक तो कंपटीशन को कम करना, क्योंकि अगर सेम नेचर के तो कंपटीशन कम करें, राइट। एंड दूसरा अपना मार्केट शेयर बढ़ाए, प्रॉफिट बढ़ाए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सपोर्ट में आएगा, ठीक है। कंपटीशन कम करना, मर्ज होने से क्या होता है कि एक तो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है और मार्केट शेयर इंक्रीज होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मर्जिंग। एक होता है वर्टिकल मर्जिंग। वर्टिकल मर्जिंग मैंने आपको बता दिया जब डिफरेंट स्टेजेस हो और डिफरेंट नेचर हो, ठीक है। नेचर मतलब एक हो गई आपकी वन फर्म, मान लीजिए रॉ मेटेरियल कर रही है या कंपोनेंट कर रही है, दूसरी फर्म उसको मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। तो जो मैन्युफैक्चर कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसको उसके सप्लाई की जरूरत है, उसे सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसने ये मर्ज कर लिया। जैसे मैंने बोला था कि हमें मार्केटिंग में भले हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे थे, बट वो लाइंड अप होता था कि हमारा नंबर जब आएगा तब हमारा काम होगा। बिजी होता है बंदा, अब मैंने हायर ही कर लिया। अब रोज मैं वीडियो बनाता हूँ, रोज कंटेंट बनाता हूँ, स्टूडेंट्स को देता हूँ, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। एग्जांपल जैसे स्टील प्रोड्यूसर मर्जिंग विद एन ऑटोमोबाइल। ऑब्जेक्टिव एक होता है इस केस में, अगर आप स्टील वाला एग्जांपल ले रहे हो, सप्लाई, रॉ मटेरियल की सप्लाई इजीली मिल जाए, ठीक है। ट्रांसलेशन कॉस्ट बार बार, सर्चिंग कॉस्ट बार बार, हर बार मुझे नया बंदा ढूंढना पड़ेगा, हर बार मुझे कॉस्ट लगानी पड़ जाएगी। आप जनरली आपने देखा होगा कि कोई फर्म जैसे जैसे हम लोग ही हैं, तो हम लोग जैसे ये सारी चीजें कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे जैसे कॉपी है हमारे पास, ठीक है। अब स्टूडेंट को एक ही कॉपी है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब जैसे कॉपी नॉर्मली मार्केट में 30-40 रुपीज की मिलती है, आपका 200 नंबर है तो 200 रुपए की मिलती है, 10 की नहीं मिलती है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लीजिए 50 रुपीज की कॉपी मिल रही है और क्लास वर्क की रजिस्टर है ये, ठीक है, 50 रुपीज का मिल रहा है। तो अब स्टूडेंट के लिए क्या होता था कि वो बार बार दुकान पे जाता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दुकान पे जा रहा है, लेकर आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सब चीजें प्रोसेस कर रहा है, वो टाइम भी लग रहा है, ट्रांजेक्शन भी लग रही है उसकी, ठीक है। हमेशा रास्ते में से नहीं लिया जाता, कभी स्पेशल भी जाना पड़ता है। तो हमने क्या करा,
हमने यहाँ पे बहुत सारी खरीद के यहीं रख ली और हमें तो सस्ती पड़ी होगी, हमने इसको और सस्ती कर दिया। जहां ये स्टूडेंट को बाहर 50 रुपए की मिल रही है, हमें 30 रुपए की मिली थी, हमने और 20 रुपए की कर दी। अब बोलो सर आपने 20 की क्यों करी है? और यार इससे हमारा फायदा हो रहा है ना, स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, उसको सर्विसेज मिल रही हैं। ऐसे ही यहाँ पर होता है, ठीक है। और जो आप कहते हो सर स्टूडेंट को दे रहे हो, हमने अपने लिए भी ये चीज इस्तेमाल कर रहा है, हम भी तो इस्तेमाल करते हैं इसको। जो हमारे पेड स्टूडेंट होते हैं उनको हम 10-10 रजिस्टर फ्री देते हैं क्लास वर्क के लिए। जहां हम लोग बाहर से खरीदते थे, अब हमने एक साथ मर्ज ही कर लिया, एक साथ खरीद लिया हमने सारी की सारी, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट डिफरेंट होगा बिल्कुल ही। जैसे आप बोलोगे फूड प्रोसेसिंग कंपनी फार्मामेटिकल कंपनी को हायर कर रही है, बस कुछ नहीं है, डाइवर्सिफाई करना खुद को। आपने एक इंस्टीट्यूट होगा फिजिक्स वाला सुना होगा, टीचर हैं वो, लेकिन टीचर के साथ साथ वो दुनिया भर की चीजों में इन्वॉल्व हो गए, मल्टीपल आईपीओ में भी इन्वॉल्व हो गए, फाइनेंसिंग में भी आ गए, हर जगह वो आ गए, बिकॉज उनको पता है। अब जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस क्या है, रिलायंस पहले वाईफाई वाला जियो वाईफाई में आया, पेट्रोलियम भी उनका, ना जाने कितने सारे बिजनेस है, तो वो कॉन्ग्लोमेरेट है। वो एक्चुअली अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्प्रेड कर रहे हैं, सब चीजें हो रही है, ठीक है। ये आपके जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 पेज में कवर करना है। इफ पॉसिबल फॉर यू, यू कैन ऑल्सो कंपेयर, यू कैन राइट इन अ कंपेरिजन फॉर्मेट। आप ये लिख सकते हो इफ यू वांट, अगर आपको नहीं लिखना है तो बात एक अलग है, बट कंक्लूजन जरूर करना है आपको, ठीक है। कंक्लूजन में आपको बताना है कि मर्जर्स जो होती है दैट द इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ एंड एफिशिएंसी। अब एक एक लाइन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमेरेट। पॉइंट ये कि हमें किस प्रकार की मर्जिंग करनी है, तो इट्स दिस टाइप ऑफ मर्जिंग इज डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड द लॉन्ग रन स्ट्रेटेजी। क्लियर विद इट? समझ में आई मेरी बात आप लोगों को? तो एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है, पहला हो गया। उसके बाद का क्वेश्चन ये है दैट क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक ही कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास ही में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ नहीं बढ़ानी है हमें ज्यादा। That asymmetric information does not cause an efficiency problem, but it does not, but it does have equity implication. Discuss critically. गाइस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी बात आप बता रहे हो असमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अब असमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक्चुअली वो होता है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय असमेट्रिक इंफॉर्मेशन? बताइए क्या होता है। देखिए असमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है कि व्हेन द मार्केट डज नॉट हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द सर्विसेज। लेट अस सपोज मैं हूं, मुझे एक कार लेनी है, ठीक है, ऑलरेडी कार है बट एक कार और लेनी है, तो मैं कंफ्यूज होऊंगा कि कौन सी कार लूं, क्योंकि जो मैंने लास्ट कार ली थी वो 6 साल पहले ली थी, उस टाइम चीजें अलग थी। अब तो टेक्नोलॉजी, अब ईवी बहुत चल रहा है, ठीक है, तो हम बेसिकली कंफ्यूज। तो पेट्रोल और ईवी में से कंफ्यूजन में मैंने ये कंफ्यूजन जरूर कर ली कि ईवी ले लेता हूं। अब ईवी के लिए कितनी चीजें ढूंढ रहे हैं, चलो अब तो चैट जीपीटी इंफॉर्मेशन दे देता है, पहले गूगल से ले रहे थे, गूगल भी उठपटांग इंफॉर्मेशन देते हैं। सेल्समैन से पूछोगे तो वो अपने प्रोडक्ट की तारीफ ही करेगा, कभी बुराई नहीं करेगा, और दूसरे की बुराई, ठीक है। कभी भी आप किसी भी सेल्समैन से किसी दूसरे की प्रोडक्ट की बात कर लो, उसकी 1000 बुराई मिल जाएंगी। जैसे ईवी वाले से पेट्रोल वाली गाड़ी की पूछ लो तो वो 1000 बुराई बताएगा, पेट्रोल वाले से ईवी वाले की पूछ लो तो उसकी बुराई बताएगा। जैसे एक बार मैं पूछ रहा था तो कहता है कि सर ईवी बहुत बुरा है, क्यों? कि सर देखो आप टीचर हो, आपके लिए पैसा मैटर करता है, टाइम मैटर करता है। मैंने सोचा यार पैसा टाइम, मैंने कहा फिलहाल तो टाइम मैटर कर रहा है, पैसा तो चलो ठीक ठाक है, हम मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा ही है, चलो ठीक है टाइम मैटर कर रहा है। अब ये बताओ, अब आपको इमरजेंसी जाना है, आपके ईवी में जो कार में जो है बैटरी नहीं है, मतलब आपको मान लीजिए दिल्ली से बाहर जाना है, 100 किलोमीटर की तरफ जाना है, उसमें तो इतनी चार्जिंग ही नहीं है। अब उसको चार्ज करना पड़ेगा कुछ घंटों में। अब आप सर सोचो, आपके मान लीजिए 3 घंटे भी चार्जिंग में लग गए तो आपको तो टाइम वेस्ट हो गया, तो आप क्या सोचोगे, छोड़ो आगे बढ़ो। वहीं अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल अगर 2-3 लीटर भी है तो कम से कम पेट्रोल पंप तक पहुंचकर 28 है आप चले जाओगे, तो ईवी अच्छा नहीं है सर आपके लिए, अगर आपके लिए टाइम मैटर करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ पैसा मैटर करता है तो ईवी बहुत अच्छा है, टाइम मैटर नहीं करता अगर। तो वही कंसेप्ट होता है जब आपके पास में मार्केट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती। अब देखिए असमेटिक इंफॉर्मेशन में 2 बातें आ जाती हैं, एक होता है
मोरल हजार्ड, एक होता है एडवर्स सिलेक्शन, मतलब एडवर्स सिलेक्शन और एक मोरल हजार्ड। एडवर्स सिलेक्शन होता है कि जब किसी भी चीज को खरीदने से पहले मैं कंफ्यूज होता हूं, जैसे मुझे कार लेनी है, मैं कंफ्यूज हूं। मोरल हजार्ड होता है कि मैंने कार ले ली, अब बाद में शंका में घूम रहा हूं, सर्विसेज को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर, उसके जो भी चीज है उसको इस्तेमाल को लेकर। तो प्री परचेज एंड पोस्ट परचेज, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है असेमेटिक इन्फॉर्मेशन। समझ में आई? कॉन्सेप्चुअल क्लास में मैंने सब कुछ डिस्कस कर रखा है। असेमेटिक इन्फॉर्मेशन डज नॉट कॉज एन एफिशिएंसी प्रॉब्लम, बट इट डज हैव इक्विटी इंप्लीकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफिशिएंसी प्रॉब्लम को नहीं खराब करता, ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट ये इक्विटी इंप्लीकेशन होता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है डिस्कस क्रिटिकली। जब ये कहते हैं ना क्रिटिकली, इसका मतलब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब आप इसमें अपनी ओपिनियन सेट करोगे, जस्ट यू नीड टू राइट योर ओपिनियन। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं दैट हाउ आई राइट दिस आंसर फॉर यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने हैंड रिटन कर दिए थे, ठीक है। एक्चुअली मेरी राइटिंग बहुत साफ नहीं है, तो मैंने अपनी राइटिंग में करके फिर मेरे स्टाफ ने इसको बहुत सुंदर तरीके से मुझे बना के दे दिया, ठीक है। देखिए, सबसे पहले इंट्रो करना है आपको, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ असेमेटिक इन्फॉर्मेशन। असेमेटिक इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है जब एक पार्टी को दूसरी पार्टी से ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज होती है। मान लीजिए जैसे मैंने बोला कार, अगर मैं कार लेने जा रहा हूं तो दुकान वाले को ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी मेरे से, ठीक है। तो असमेटिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। एंड इन सिचुएशन में क्या होता है दैट द पार्टी हैज एन एडवांटेज ओवर द यूनिफॉर्म्ड पार्टी, एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉमन इन मैनी मार्केट सच एज इंश्योरेंस मार्केट, है ना। हम इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हुए जो इंश्योरेंस एजेंट है, वो जिस कंपनी के एजेंट है, वो दुनिया भर की तारीफ कर रहा है, लेकिन जब इंश्योरेंस क्लेम की बात आती है, जब आप उसे कॉल करते हो उस बंदे को, वो कहता है भाई साहब मैंने तो वो छोड़ दी फॉर्म, मतलब वो मैंने वहां से काम छोड़ दिया, आप आपसे वहीं बात करो। क्योंकि हम लोग एजेंट की बातों पे ट्रस्ट करके लेते हैं, हम कंपनी को तो नहीं जानते बिल्कुल भी, हम उसकी बातों पे ट्रस्ट करके लेते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और 90% क्लेम को लेके इश्यूज होते हैं, आप जानते हो इस बात को। क्रेडिट मार्केट में जब हम लोन लेने जाते हैं, है ना, जब हम लोग लोन लेने जाते हैं तो क्या होता है, जब हम लोग लोन लेने जाते हैं तो जो लोन एजेंट्स होते हैं, क्रेडिट देने वाले एजेंट्स होते हैं, फीमेल होती हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, हमको ऐसा कन्विंस कर लेते हैं, हम तो कहते हैं जहां 10 लाख का लेने गए तो तू 15 लाख का देते, इतनी बातें अच्छी लग रही थी, ऐसा होता है। लेकिन जब क्रेडिट की रिकवरी होती है, धाकड़ धाकड़ लोग लेने आते हैं, है ना। तो फर्क होता है इस बात में। तो ये क्रेडिट मार्केट, इसे असेमेटिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और लेबर मार्केट में वेजेस के बारे में नहीं पता होता। तो ये आपने पहले करा है असेमेटिक इन्फॉर्मेशन का इंट्रो, क्लियर। नाउ यू बेसिकली नीड टू राइट द स्टेटमेंट जो उन्होंने बोली है। स्टेटमेंट थी दैट असेमेटिक इन्फॉर्मेशन डज नॉट कॉज एफिशिएंसी प्रॉब्लम बट इट हैज इक्विटी इंप्लीकेशन। देखो ये स्टेटमेंट ना आप इसको फुल्ली करेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि असेमेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो एफिशिएंसी तो क्रिएट करता है, ठीक है, एंड साथ साथ यहाँ पे इक्विटी प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। कैसे? देखो एफिशिएंसी प्रॉब्लम अराइज होती है जब मान लीजिए आपको एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड, ठीक है, उसकी बातें होती है। देखिए एफिशिएंसी का मतलब हो जाता है यहाँ पे एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड। मान लीजिए मेरे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर मैं ये कंफर्म कर लूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं सर्च करूंगा, धोखे में नहीं आऊंगा, मैं सर्च करूंगा, चैट जीपीटी है, गूगल है, यूट्यूब है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां से मैं सर्च करूंगा बिफोर परचेजिंग, तो वो होगा एडवर्स सिलेक्शन। दिस इज द सोल्यूशन बेसिकली। एंड मोरल हजार्ड, आफ्टर परचेजिंग इफ आई फेस एनी डिफिकल्टी देन फिर मैं उसका सोल्यूशन भी ढूंढूंगा, दैट द मोरल हजार्ड, ठीक है। तो ये पार्ट है। अब यहाँ पे एडवर्स सिलेक्शन पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, इट इज अराइज बिफोर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड ड्यू टू हिडन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी और टाइप ऑफ द गुड्स वन पार्टी, ठीक है।
एक्चुअली इकोनॉमिक्स थे जॉर्ज एकलॉफ, ठीक है, जॉर्ज एकलॉफ 1970 में उन्होंने उन्होंने एक्चुअली मार्केट फॉर लेमन्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। लेमन यहाँ पे क्या कहते हैं, बैड गुड को। जैसे आप कार लेने जाओ सेकेंड हैंड, मतलब सेकेंड हैंड कार लेने जाओ, तो कार वाला जो होगा, जो सेलर होगा, वो आपको उसकी हमेशा क्वालिटी अच्छी अच्छी बताएगा, और उसको सेलर को उसकी खामियां ही पता होंगी, बैड क्वालिटी भी पता होगी, प्रॉब्लम भी पता होंगी, बट बायर को नहीं पता होगी, लेकिन वो सेलर उनको कभी बताएगा ही नहीं। अच्छा, अब बायर के माइंड में एक चीज आ गई कि यार, अगर उसके माइंड में कि यार धोखा होता है सेकेंड हैंड मार्केट में, तो क्या मुझे बताओ, क्या हमेशा सेकेंड हैंड मार्केट में आपको खराबी चीज मिलती है? कभी कभी सही चीज भी मिल जाती है, बट जो बायर है, ही एज्यूम दैट ऑल दी थिंग्स आर इन द लो क्वालिटी। लो क्वालिटी की चीजें, ठीक है, गुड क्वालिटी नहीं है, तो ध्यान रखना लो क्वालिटी, ठीक है, वही इंप्लीकेशन। अब पॉइंट यहाँ पे, रिसोर्सेज जो होती है वो मिस एलोकेटेड होती है एज गुड क्वालिटी, या गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड और ट्रेडेड, क्योंकि रिसोर्सेज मिस एलोकेटेड, क्योंकि वो सेकेंड हैंड मार्केट है, गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। दिस रिड्यूस द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द मार्केट, ठीक है, ऐसी मोरल हजार्ड होता है, ठीक है। एक बार आप इसको रीड करके देखेंगे कि इट इज अराइजेज आफ्टर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड व्हेन वन पार्टी चेंजेस इट्स बिहेवियर बिकॉज इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट्स एक्शन। अपना बिहेवियर ही बदल देता है। जैसे एग्जांपल हम लोग कहते हैं, जैसे इंश्योरेंस मार्केट होती है, जब आप इंश्योर्ड हो गए, अब कोई भी इंडिविजुअल है, अगर इफ ही मतलब अब मान के चलो, उनने इंश्योरेंस ले लिया, कार का इंश्योरेंस ले लिया, अब मान लीजिए अगर वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, मतलब ड्राइव कर रहा है केयरलेसली, क्योंकि वो क्या है, वो इंश्योर है, तो दैट थिंग इज बेसिकली नोन एज दी मोरल हजार्ड। उसको लगता है कि इंश्योरेंस तो होगी, अब तो कैसे भी इस्तेमाल करो, दैट द मोरल हजार्ड, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि जब प्रॉब्लम होगी तो कितनी चीजें आइडेंटिफाई होंगी। आपको पता है कि मान लीजिए किसी की कार खो गई, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो जैसे किसी भी व्हीकल की दो चाबियां होती है, टू कीज होती हैं, ठीक है, तो दोनों कीज मांगती हैं। अगर दो में से एक की गायब है, क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गाड़ी तो उसी से खुलेगी ना। हाँ, आप कह सकते हो सर ऐसा तो वो खुद भी चोरी करवा सकते हैं, नहीं तो क्लेम कभी 100% थोड़ी मिल रहा है, कुछ पैसे तो कम ही हो रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको 50 लाख की गाड़ी चोरी हो रही है, तो आपको क्या लगता है 50 के 50 लाख मिलेंगे? जो क्योंकि इट्स अ पार्शियल इंश्योरेंस, कम ही मिलेगा, तो कोई बंदा क्यों ही नुकसान करेगा, और फिर पकड़ा गया तो दिक्कत। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है, ठीक है, तो आप इस चीज को एक बार अपने माइंड में रखिएगा। फिर इक्विटी इम्प्लीकेशन, तो ये जनरली थ्योरेटिकल मैंने आंसर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप आप इसको एक बार देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला गाइस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, अर्थमेटिक इन्फॉर्मेशन। अब इसका सी पार्ट देखिए, कहते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फ्री राइडर प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन हाउ द फ्री राइडर प्रॉब्लम मेक्स द प्राइवेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स इन एफिशिएंट। ये भी पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर थ्योरी तो आपके पास में आ ही जाएगी। आपको क्या लगता है फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है? फ्री राइडर प्रॉब्लम का मतलब हो जाता है कि जब मान लीजिए कोई भी पब्लिक गुड है और वो प्रोवाइड कराया गया है, एनी पब्लिक गुड प्रोवाइडेड, ठीक है, और वो गवर्नमेंट की साइड से प्रोवाइड कराया गया है, या पब्लिकली कंट्रीब्यूशन के से प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। अब कोई पर्सन का कंट्रीब्यूशन बराबर नहीं है, हर किसी ने ज्यादा दिए, किसी ने कम दिए, जैसे टैक्स ही होता है, टैक्सेस कोई ज्यादा देते हैं, कोई कम देते हैं, लेकिन उस रिसोर्स को यूजफुली कर रहे होते हैं। जैसे रोड है, ठीक है, जैसे फुल इंसेंस मेरे घर का रोड है, अब वो मेरे घर का जो रोड बना हुआ है, घर के पास का जो रोड है, हम उसके लिए हम सब ने टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और वो गवर्नमेंट ने उस रोड को बनवा के रखा हुआ है, ठीक है। सबने अलग अलग टैक्स दिया है, किसी ने ज्यादा दिया है, किसी ने कम दिया है। जैसे एक ई रिक्शा वाला, ई रिक्शा ने टैक्स नहीं दिया है, एक कार वाले ने टैक्स दिया है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। बट ई रिक्शा 4 व्हीकल्स है, ठीक है, वो सॉरी 5 व्हील्स है, ठीक है, तो वो एरिया घेर रहा है सड़क का, कार वाला भी एरिया घेर रहा है, तो जो ई रिक्शा वाला वो फ्री राइड कर रहा है। फ्री राइड का मतलब हो जाता है कि बाय पेइंग जीरो बट यूटिलाइजिंग बट यूजिंग दी
बट यूजिंग द सेम लेवल ऑफ द रिसोर्स जो टैक्स पेयर पे कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली द फ्री राइडर प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट देख रहे हैं, राइट। तो एक बार हम लोग इसको रीड कर लेते हैं। कहते हैं असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन डज नॉट कॉज एन एफिशिएंसी प्रॉब्लम बट इट डज हैव इक्विटी इम्प्लीकेशन। देखिए guys, ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जब आप जनरली आपको पता है ये मार्केट फेलियर से रिलेटेड है। मार्केट फेलियर में पब्लिक गुड्स होते हैं, एक्सटर्नलिटीज होती है, और ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होता है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मीनिंग हो जाता है कि जब मान लीजिए जैसे दो पार्टीज होती है और उनमें और वो दो पार्टी आपस में ट्रेड कर रही हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो एक पार्टी को दूसरी पार्टी से अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इफ वन पार्टी हैव मोर इंफॉर्मेशन देन द अदर पार्टी, तो वहां पे असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन वाला पार्ट आ जाता है। यानी अब जो होगा, अब जनरली प्रोडक्ट या कॉन्ट्रैक्ट जो भी सेल आउट हो रहा है, जो भी ट्रांसेक्शन हो रही है, उसमें एक पर्सन को क्योंकि कम इंफॉर्मेशन है, अब इन एफिशिएंसी क्रिएट होगी। समझ में आई मेरी बात। अब आपको इस क्वेश्चन को आंसर करना है क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, ठीक है, क्योंकि अगला वाला पार्ट भी 6 मार्क्स का है। तो इसमें आपको एक तो इंट्रो करना है। इंट्रो जनरली आप असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन करोगे। फिर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जनरली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है क्योंकि उन्होंने बोला इट डज नॉट कॉज एन एफिशिएंट प्रॉब्लम। ये एक स्टेटमेंट है, एक्चुअली ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है और पार्शियली फॉल्स है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एफिशिएंसी प्रॉब्लम कॉज नहीं करता बट इक्विटी इंप्लीकेशन है। तो दोनों यहाँ पे ये दो चीजें डिस्कस करवा रहे हैं। तो इनको डिस्कस करने के लिए हमें असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की जो फीचर्स हैं या उसकी जो बातें, कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक्सप्लेन करनी है। वन इज द एडवर्स सिलेक्शन, अनदर इज द मोरल हजार्ड। एडवर्स सिलेक्शन जनरली होता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट डील होने से पहले, ठीक है, उससे पहले कोई इंफॉर्मेशन की बात हो या उससे पहले जो कंफ्यूजन होती है उसे असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, उसे एडवर्स सिलेक्शन कहते हैं, ठीक है। और बाद में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, प्रोडक्ट परचेज कर लिया, अब उसको लेकर जो कंफ्यूजन है उसको मोरल हजार्ड बोलते हैं। और मैं ऐसे नहीं कहते कि कंज्यूमर साइड पे होता है, ये प्रोड्यूसर साइड पे भी होता है। आप ऐसे सोचो, मान लीजिए कोई फर्म है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसने कार का इंश्योरेंस लिया है। अब कार का इंश्योरेंस हो गया, इसका मतलब ये हो गया ना कि कार को कुछ भी होता है इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देगी, ओके विद इट। तो क्या इसका मतलब ये हम मान लें कि जो कार ओनर है वो केयरलेसली ड्राइव करेगा, कैसे भी ड्राइव करेगा, ऊबड़ खाबड़, तेज हल्का, मतलब समझ में आ रही है, बगैर कहीं भी खड़ी कर देगा, किसी मतलब ध्यान बगैर, यहां खड़ी कर दी वहां खड़ी कर दी, क्यों? क्योंकि वो कार इंश्योर्ड है। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है, अब उसने इंश्योरेंस कर लिया, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, मतलब उसने सेल कर दिया इंश्योरेंस, ठीक है। तो अब वो टेंशन में होगी बेचारी कि यार अब ये केयरलेसली ड्राइव करेगा। तो इसके भी सॉल्यूशंस मल्टीपल हैं, इसे हम कहते हैं मोरल हजार्ड। मान लीजिए मेडिकल इंश्योरेंस होता है। अब मेडिकल इंश्योरेंस में ऐसे ही तो मानते हैं कि कोई भी कंपनी है वो अगर मेडिकल इंश्योरेंस करा रही है तो वो कुछ टेस्ट की रिपोर्ट मांगती है, कुछ टेस्ट उनको सबमिट करने होते हैं कि ऐसा तो नहीं कि अभी करंटली कोई डिजीज है या फिर मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया और लेने के कुछ महीनों में ही वो पर्सन बीमार हो जाता है, तो फिर मेडिकल जो कंपनी होती है, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, वो ये क्रॉस चेक करवाती कि जो डिजीज है ये कितनी पुरानी है। अगर ये अभी अभी हुई है, ये बहुत पुरानी है, मतलब उन सब चीजों से मान लीजिए वो पुरानी है, पुरानी मतलब 2-3 साल पहले की, तो वो कवर्ड नहीं होगी क्योंकि वो इंश्योरेंस लेने से पहले की डिजीज है। लेकिन अगर वो इंश्योरेंस लेने के बाद हुई है तो वो कवर्ड होगी। समझ में आ रही मेरी बात है। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं, इसलिए दो पार्ट में हम लोग इसको कवर करते हैं। दैट इज द एडवर्स सिलेक्शन एंड अनदर इज द मोरल हजार्ड, ठीक है। तो मैं आपको एक बार इसका आंसर दिखा देता हूं। थ्योरेटिकल आंसर है, डिटेल आप इसको रीड कर सकते हैं। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। यहां इतना पोर्शन पहले आप दोस्तों इंट्रो करोगे, इतना पोर्शन आप इंट्रो करोगे, ठीक है। ये आपने इंट्रो करा, इंट्रो में आपने असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया, व्हेन वन पार्टी हैव द मोर इंफॉर्मेशन देन अदर, वो पूरा आपने एक्सप्लेन करा। और फिर जो उन्होंने स्टेटमेंट लिखी थी वो यहां से शुरू हो रही, मतलब इंट्रो आपका यहां खत्म हो गया, यहां से बॉडी शुरू हो जाएगी। बॉडी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है,
एक्चुअली जो इनकी स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट क्या थी कि ये asymmetric information does not cause an efficiency problem but it has equity implication। ये स्टेटमेंट जो ना फुली करेक्ट नहीं है, क्योंकि asymmetric information जो है वो एफिशिएंसी भी क्रिएट करती है और इक्विटी, बोथ एफिशिएंसी इक्विटी दोनों चीजें ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एफिशिएंसी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है और इक्विटी प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है। उन्होंने क्या बोला था कि सिर्फ एफिशिएंसी प्रॉब्लम करती है, इक्विटी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती, बट नहीं, दोनों चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एफिशिएंसी प्रॉब्लम का मतलब हो जाता है कि जब कोई भी प्रॉब्लम अराइज है ड्यू टू एडवर्स सिलेक्शन एंड मोरल हजार्ड, अगर इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप उसे एफिशिएंसी प्रॉब्लम के नाम से डिनोट करते हो। एफिशिएंसी प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है? मतलब मान लीजिए आपने प्रोडक्ट खरीदा नहीं, उसको खरीदने से पहले कंफ्यूज हो और सामने वाले के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो प्रॉब्लम यही होगी ना कि आपके पास लेस इंफॉर्मेशन, तो आप कंफ्यूज रहोगे। जैसे सेकेंड हैंड गुड मार्केट है, हमें पता है सेकेंड हैंड गुड मार्केट में हमें क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन नहीं, तो हमारी नजर में सारी कार, सारी कमोडिटी बेकार होती हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन क्या सारी चीजें बेकार होती हैं? वहां पे कुछ चीजें सही भी तो होती हैं, है ना। लेकिन व्हाट वी एज्यूम कि सारी चीजें खराब है ना। इसको जॉर्ज एकलॉफ, एक इकोनॉमिक्स थे जिन्होंने एसेमेटिक इन्फॉर्मेशन डिस्कस किया है, उन्होंने इस बात को मार्केट फॉर लेमन्स के सेंस में एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एडवर्स सिलेक्शन आप एक्सप्लेन करोगे कि बिफोर कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एंड कुछ हिडन इंफॉर्मेशन होती है, क्वालिटी या टाइप ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दोनों पार्टीज के लिए। एग्जांपल के तौर पे जॉर्ज एकलॉफ ने जो 1970 में इन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने मार्केट फॉर लेमन एक्सप्लेन करा है। लेमन यहाँ पे बैड गुड्स को कहते हैं, बैड कमोडिटीज, ठीक है। जैसे सेकेंड हैंड कार मार्केट, यूज्ड कार मार्केट। अब यूज्ड कार मार्केट तो हमें पता है कि जो सेलर है उसको उस यूज्ड कार की क्वालिटी पता है, बट बायर को नहीं है। तो इसी वजह से बायर जो होगा एक कोई भी अमाउंट अगर पे कर पाएगा तो वो एक एवरेज प्राइस पे करेगा। भाई सेलर तो दुनिया की सबसे अच्छी कार बता देगा उसको, है ना, लेकिन बायर को पता है ना कि यार ये इतनी इतनी अच्छी नहीं होगी, तो वो एवरेज प्राइस रखेगा। अब जो गुड क्वालिटी कार है फिर वो उस मार्केट से गायब हो जाएंगी। क्यों? भाई मान लीजिए मैं भी कार बेच रहा हूं अपनी, और मेरी कार बहुत अच्छी है, तो कोई अगर कार खरीदने आया है और एक पर्सन और है वो भी कार बेच रहा है, उसकी कार एक्चुअल में खराब है, अंदर से क्वालिटी वगैरह सब चीजें खराब है, लेकिन जो खरीदने आया बायर मेरी कार देखेगा, उसकी कार देखेगा, वो तारीफ तो थोड़ी बहुत कर देगा कि हाँ तुम्हारी कार थोड़ी अच्छी लग रही है, बट जहां बात पैसे देने की आएगी वो कभी भी अच्छा अमाउंट नहीं देगा, वो सेम अमाउंट बोलेगा। और ये भी हो सकता है कि वो बैड कार ले ले सस्ती के चक्कर में। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ कार जो होती है ये गुड कम्युनिटी वो हट जाती हैं। तो दिस इज बेसिकली द एफिशिएंसी प्रॉब्लम। अब इसकी इंप्लीकेशन क्या है? देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि चीज खराब है, प्रॉब्लम ये है कि दैट इज बेसिकली कि वो प्रोड्यूस नहीं हुई है, ठीक है। कोई चीज प्रोड्यूस ही गलत हो रही तो कंपनी क्लेम हो सकता है, बट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो रिसोर्सेज है ना वो मिस एलोकेटेड है, क्योंकि जो गुड क्वालिटी गुड्स या सर्विसेज हैं दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड और ट्रेडेड, यूज्ड कार वगैरह, ठीक है, एग्जांपल जो दे रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, इकोनॉमी की ओवरऑल एफिशिएंसी को रिड्यूस करेगा, ये इसकी इंप्लीकेशन। ऐसी मोरल हजार्ड, मोरल हजार्ड इज व्हाट, कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तब प्रॉब्लम, जैसे मैंने इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दिया था। तो अगर इंश्योरेंस मार्केट में इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योर्ड हो गया, तो अब जो पर्सन है वो ज्यादा रिस्क लेगा, तेज चलाएगा, केयरलेसली चलाएगा, क्योंकि चीज इंश्योर्ड है। ध्यान रखना ये हमेशा मोरल हजार्ड वाली चीज जो बताता है एफिशिएंसी प्रॉब्लम में, यहाँ पे ओवर कंजम्पशन होती है इंश्योर्ड सर्विसेज का, ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि जैसे वही है व्हीकल इंश्योरेंस, जैसे मैं बता रहा हूं, जिस भी व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं होता, जैसे मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन का जनरली इंश्योरेंस लोग नहीं करवाते हैं, जबकि ऑफर होता है, इंश्योरेंस है मोबाइल फोन का, लोग नहीं करवाते। लेकिन तो कितना ख्याल से इसको रखते हैं, कितना जान से लगा के रखते हैं ना मोबाइल फोन। लेकिन कार हो व्हीकल हो उसको नहीं इतना ध्यान से रखते, खड़ी है धूप में खड़ी रहे। जैसे पेट्रोल भी है, हमें पता है कि मोबाइल की बैटरी कम है तो उसको हम जल्दी से चार्ज करेंगे, क्या ऐसा पेट्रोल के लिए होता है? पेट्रोल जब तक बिल्कुल मार्जिन पे
बता रहा हूं मैं, बिल्कुल टू द पॉइंट लास्ट पे ना आ जाए ना, जब जो डिप टिप ना करने लगे कि अब डलवा ले भाई पेट्रोल, तब तुम डलवाते। और कंपनी ये कहती है कि इसका जो पेट्रोल वाला इंजेक्टर होता है, जो मीटर वगैरह होता है, कुछ भी चीज वो खराब हो जाती है अगर लंबे समय तक कम पेट्रोल पे गाड़ी चलती है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस है उसका, इस वजह से। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज वेस्टेज वगैरह। एक अब ये तो हो गया। अब इक्विटी इंप्लीकेशन देखिए होता क्या है यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट में। हमने बोला एक इन्फॉर्म एजेंट्स होते हैं, जैसे सेलर है, लेंडर है, एम्प्लॉयर्स है। दे हैव मोर इंफॉर्मेशन एंड दे आर एबल टू एक्सट्रैक्ट एडवांटेज ओवर दी अनइन्फॉर्म्ड एजेंट्स। अब अनइन्फॉर्म एजेंट बायर हो गया, बोरो हो गया, एम्प्लॉइज। एम्प्लॉयर वो है जो नौकरी दे रहा है। ठीक है, अब काम थोड़ी बताते हैं डिटेल में, क्या जॉब देते हुए और काम करवाते हैं फर्क होता है। दिस लीड्स टू एन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एंड रिसोर्सेज। अब में तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने जो शायद जॉब कर चुके हैं, ठीक है, एंड दे नो वेरी वेल कि एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट डे बातें कुछ और थी और अब बातें कुछ और है वहां पर। ठीक है, तो दिस इज द थ्योरेटिकल आंसर। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आपको? तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा कंसेप्ट को। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने आपके लिए थ्योरेटिकली क्रिटिकली इवेल्युएट भी करा है। ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएशन का मतलब कि जो उन्होंने बोला था उसी चीज को मैंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे या, इसका सी पार्ट, दैट व्हाट डू यू मीन बाय फ्री राइडर प्रॉब्लम? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री राइडर प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन हाउ द फ्री राइडर प्रॉब्लम मेक्स द प्राइवेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स इनएफिशिएंट। ओके, देखो पहली बात, ये मार्केट फेलियर से ये क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज बेसिकली कम फ्रॉम द मार्केट फेलियर्स। एंड ये जो पब्लिक गुड्स होता है ये वहां का क्वेश्चन है। पब्लिक गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब गवर्नमेंट भी ऐसे प्रोवाइड नहीं करती है, वो कंट्रीब्यूशन देखती है लोगों को क्या कंट्रीब्यूशन है, एंड उसी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे वो पब्लिक गुड प्रोवाइड होता है। अब कभी कभी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। आपने देखा होगा, मान लीजिए आप पिज्जा मंगा रहे हो, अब 5 दोस्त हो तो सब लोग कंट्रीब्यूशन करके मंगवा रहे हैं ना, तो हमेशा हर कोई बराबर पैसे नहीं दे रहा है। कभी कभी कोई एक बंदा कम पैसे भी दे रहा है। मान लीजिए किसी एक ने कम पैसे दिए, आप बोलते हैं कोई बात नहीं, चल तू कम भी दे दे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वो कम पैसे दे रहा है तो क्या वो कम खा रहा है? नहीं, वो इक्वल खाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। ये है, ह्यूमन नेचर है। हो सकता है वो ज्यादा की डिमांड करे, लेकिन फिर भी आप एक जनरल लेवल पे एथिकली उसको इक्वल तो दोगे आप। ठीक है, तो उस सिचुएशन में ही पेज लेसर अमाउंट देन अदर्स एंड गेटिंग द इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो दूसरों को मिल रहा है, तो उस सेंस में उसका फ्री राइडर प्रॉब्लम या फ्री राइडर बोलोगे, और ये प्रॉब्लम होती है। अब पॉइंट है कि फ्री राइडर प्रॉब्लम जो होती है वो प्राइवेट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड को इनएफिशिएंट करती है। कि जैसे पिज्जा है, अब पिज्जा जो है सबने मिलके मंगवाया, तो ये क्या है, आपको लगता है कि जिसने कम पैसे दिए उसने जितना कंजम्पशन कराया वो उतने पैसे में सेम कंजम्पशन कर सकता था? कभी नहीं कर सकता था। तो इसी चीज को इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको दिखा देता हूं इसका आंसर एक बार कि कैसे मैंने इसको आंसर करा है। ठीक है, जनरली या, तो फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्लेन द पब्लिक गुड्स के बारे में। आप पूरा एक्सप्लेन करोगे पब्लिक गुड बेसिकली क्या होता है, हमें पता है, नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। यानी first you cannot exclude the people, and after that if someone enters then the consumption for other people does not reduce। मतलब मान लीजिए कोई पर्सन पिज्जा जो 5 लोगों ने मंगाया था, अगर 6 लोगों ने मंगा लिया तो उस तो कंट्रीब्यूशन भी तो होगा ना, भले ही कम हो ज्यादा हो, तो शेयर इक्वली रहेगा, मतलब एक अमाउंट एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, वो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, पर 100% नहीं होगा क्योंकि वो प्राइवेटली प्रोवाइडेड है। अब आप यहाँ पे फ्री राइडर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करोगे। एक ऐसा पर्सन हु एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक गुड विदाउट पेइंग फॉर इट्स प्रोविजन। सिंस पीपल कैन एंजॉय सच बेनिफिट्स विदाउट बियरिंग द कॉस्ट, दे हैव एन इंसेंटिव टू कंसील देयर ट्रू विलिंगनेस टू पे एंड ट्राई टू गेट द बेनिफिट फॉर फ्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे नेशनल डिफेंस वगैरह, स्ट्रीट लाइटिंग, पब्लिक पार्क, फ्लड कंट्रोल सिस्टम, ये वगैरह। ठीक है, नाउ व्हाई डज फ्री राइडिंग अकर? देखिए, फ्री राइडिंग अकर होती है इसकी वजह से दैट यू कैन नॉट एक्सक्लूड द पीपल। once the public good provided, then nobody can be exclude someone by using it।
ठीक है। तो होता क्या है कि हर कोई पर्सन फिर प्रॉब्लम क्रिएट क्या करता है, मान लीजिए एक बंदे ने नहीं दिया प्रोडक्ट कंट्रीब्यूशन, टैक्स पे नहीं करा बट यूज कर रहा है, सो देन ईच एंड एवरीवन वांट्स टू डोंट वांट टू पे द टैक्स, ठीक है, और डोंट वांट टू पे द कंट्रीब्यूशन। तो एंड ऑफ द डे देन पब्लिक गुड फिर प्रोवाइड ही नहीं होगा ना, फिर वो भाई सरकार को पैसा नहीं मिलेगा तो कहां से चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। अब उसका पॉइंट ये है कि अगर ये प्राइवेट प्रोविजन है, मान लीजिए अगर प्राइवेट फर्म है, वो कोई भी पब्लिक गुड प्रोवाइड कर रही है और वो वॉलेंट्री बेसिस पे कर रही है, तो एक यहाँ पे एक सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि कंज्यूमर रिफ्यूज कर सकते हैं टू पे बिकॉज दे कैन स्टिल एंजॉय द गुड एंड फर्म्स कैन नॉट रिकवर इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस इट्स रेवेन्यू विल लोअर देन सोशल बेनिफिट। जैसे हम लोगों को बात पता है, जैसे फूड कोर्ट्स होते हैं, अब एक तो हो गया पेड रेस्टोरेंट, एक हो गया वो गवर्नमेंट के थ्रू जो बने हुए होते हैं, जो थोड़ा से 10 रुपए में भरपेट खाना, ऐसा होता है 1 रुपए में भरपेट खाना, है ना। इवन अब जो आपने सुना होगा न्यूज में कि वो 10 रुपए में भरपेट खाने में भी जो लोग हैं कमी निकालते हैं, ठीक है, कमी होनी नहीं चाहिए वैसे, मतलब सरकार अच्छा, क्योंकि वो उनका पैसा नहीं हो, सरकार के पास है, सरकार के पास पूरी इकोनॉमी का ही पैसा जा रहा है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम नहीं कि सरकार तो पैसा पूरा दे रही है, करप्शन अगर नहीं है और कोई बंदा कमी फिर भी निकाल रहा है तो फिर गलत बात है। तो मुझे बताओ, जो फूड गवर्नमेंट स्टॉल्स की तरफ होती है, वो फूड अगर ये प्राइवेट रेस्टोरेंट वाले पे प्रोवाइड करेंगे और लोग वही 10 रुपए में भरपेट खाना या कम पैसे देंगे, तो क्या ये कभी भी अपने कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जनरली यही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कंसर्न ये है कि क्वेश्चन ये था कि फ्री राइडर प्रॉब्लम अगर होती है तो कैसे पब्लिक गुड के प्रोविजन को प्राइवेट वाले लोगों के लिए इनएफिशिएंट बना देती है। ऑटो है, ई रिक्शा है, और ये बसेस होती हैं, सरकारी बस जो होती है, गवर्नमेंट बस। आपने देखा होगा गवर्नमेंट बस में चेकर्स होते हैं, मतलब चढ़ जाते हैं, कभी बीच बीच में मिल जाते हैं, वो हमेशा रोड के बीच में मिलते हैं, आपको स्टैंड पे मिलेंगे कभी कभी रोड के बीच में, तो वो सबके टिकट चेक करते हो, कोई एक आध बंदा मिल भी जाता है जिसने टिकट नहीं लिया, फिर उसका फाइन वगैरह होता है। लेकिन हमेशा चेकर्स नहीं मिलती और फ्री राइडर हो जाती है, कोई पर्सन बगैर टिकट लिए ट्रैवल कर लेता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाता, मॉनिटरिंग नहीं हो पाती, ठीक है, चेकर नहीं चढ़े। क्या ये ई रिक्शा में पॉसिबल है कि लोग बैठ गए और बगैर पैसे दिए ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं है गाइस? क्योंकि वहां पे मॉनिटरिंग हो जाएगी। तो मेरा कंसर्न बस यही है कि अगर कोई भी सर्विस गवर्नमेंट के थ्रू है तो वहां पे फ्री राइडर प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट एडजस्ट कर रही है, लेकिन वो सर्विस अगर प्राइवेटली प्रोवाइडेड है तो प्रॉब्लम होगी। क्यों? अगर प्राइवेटली प्रोवाइडेड है तो उसके जो कॉस्ट है वो कभी भी रिकवर की नहीं की जा सकती, ठीक है। समटाइम पब्लिक गुड का हमेशा अंडर प्रोविजन होता है, अंडर प्रोविजन मतलब जितना अवेलेबल होता है वो कम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा आपको मार्केट फेलर देखने को मिलता है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट हमेशा मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा रहते हैं, वेलफेयर लॉस होता है सोसाइटी को, क्योंकि अगर फ्री राइडर प्रॉब्लम होगी तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली उसका जो इस्तेमाल है सब कर रहे हैं, तो जिन्होंने ज्यादा पैसे पे करे उनको कम इस्तेमाल करने को मिलेगा, तो दैट द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आपके लिए डायग्राम बनाया है, इसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। एंड दिस इज द कंक्लूजन, ठीक है। ड्यू टू द नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी individuals try to free ride and avoid payment. This leads to under provision of public goods, market failure and loss of social welfare. Private provision of public good is inefficient and government intervention is necessary to achieve efficient allocation. ठीक है, तो आप इसको एक बार अच्छे से अपने माइंड में रखिएगा। तो गाइज मैंने अभी क्या करा है, 2 क्वेश्चंस कवर करें। आई नो ये 2 क्वेश्चंस आपका काफी सारा टाइम ले गए, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 करा है और क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया। अब इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड आई विल, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 क्वेश्चंस मैं ट्राई करूंगा। फिर क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 सुधीर सर का है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सुधीर सर का है, मतलब मैथमेटिक्स का है। फिर ये मेरे क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे, ठीक है। ये एक्चुअली बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।